नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को नियमों का पालन करते हुए कोयला दिया जाएगा और स्थानीय लोगों की बातों को भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला खदान केंद्र सरकार अलॉट करती है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं। जिसके बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कब छत्तीसगढ़ परमिट दे और उनको कोयला मिले। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में थर्मल प्लांट लगे हुए हैं, बिना कोयले के चल नहीं सकते, हमें छत्तीसगढ़ निर्भर होना पड़ता है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। पर्यावरण का मुद्दा अपना बड़ा मुद्दा होता है। उन सब बातों को देखते हुए जो भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं वो अपना असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट होते हैं, राज्य सरकारों को होता है। ये भी स्टेट गवर्नमेंट को अलॉटमेंट किया हुआ ब्लॉक है। तो पारता ईस्ट और कांटा बेसिन, ये ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, उसकी एक्सटेंशन की बात है। और पारता का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है उसकी बात हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। जो 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है 4,500 मेगावाट के, वो बंद हो जाएंगे। तो हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें खुद को आना पड़ा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा एग्जामिन करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और जल्दी फैसला करेंगे। हमारे लिए फैसला जितने जल्दी होते अच्छी बात है। पहले भी हमने कई बार रिक्वेस्ट आपसे करी थी, आपकी मजबूरी हो सकती है इसलिए आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आज तो मैंने कहा। नगर पालिका किरंदुल में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बता दें कि सामान्य सभा की बैठक में अस्थायी दखल, प्लेसमेंट कर्मचारी, सामुदायिक भवन, बस स्टैंड निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण और तमाम और मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पेंशन योजना और परिवार सहायता के आवेदन की स्वीकृति को लेकर, साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण और प्रमुख तौर पर बजट से संबंधित मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष मृणाल रॉय, पवन कुमार मौर्य जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। तो सामान्य सभा का आयोजन किया गया है किरंदुल में, जहां पर 35 बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान चर्चा की, जिसमें बजट से लेकर तमाम ऐसे कार्य जिनको लेकर सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को लेकर काम करने का काम यहां पर किया गया, चर्चा की गई है। सामान्य सभा का शुभारंभ यहां पर हुआ। बैठक के दौरान 35 बिंदुओं पर चर्चा की गई। नगर पालिका कार्यालय में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई, चाहे उसमें किसी तरीके के निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा हो या फिर तो 35 बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। नगर पालिका के कार्यालय में ये आयोजन हुआ बैठक का, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बजट को लेकर हो या तमाम अन्य मुद्दों को लेकर यहां पर परिषद की इस बैठक के दौरान तमाम चर्चा की गई। अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई। करीब 35 बिंदु ऐसे थे जिन पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है, जिसमें बजट को किस तरीके से लागू करना है उसको लेकर चर्चा हुई है। 35 बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक के दौरान की गई, जिसमें पदाधिकारी मौजूद थे। नगर पालिका कार्यालय में इस बैठक का आयोजन हुआ और सभा की शुरुआत की गई है, सामान्य सभा की।
मितानिन कार्यकर्ताओं ने विकासखंड स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति ने ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं में आ रही परेशानियों पर अपनी मांग और शिकायतों के लिए किया है। इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें, दक्षिण बस्तर के जिला दंतेवाड़ा में विकासखंड गीदम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर संपादक बोर्ड के अध्यक्ष छबिंद कर्मा, स्वास्थ्य विभाग से संचकीय ताम्रकार और जिला कार्यक्रम प्रबंधक, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौतम तमाम कई और अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मितानिनों की तरफ से जो है भारी संख्या में यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। मितानिन जनसंवाद में महिलाओं की विशेष भागीदारी को लेकर यहां पर चर्चा हो रही थी और इसी में तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा इस सम्मेलन के दौरान भी की गई, जिसमें भारी संख्या में मितानिन पहुंची थी जनसंवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, अभी चूंकि इनको पेमेंट्स को लेकर बड़ी समस्याएं होती हैं, तो अभी हमने सीएमओ से भी बात करा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के। एक्चुअली ये जो मितानिन है, ये हमारे डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, या मतलब ये एक संस्था है। संस्था के माध्यम से फिर ये गाँव में काम करते हैं, जो मतलब अंडरटेकिंग कहना चाहिए। तो मैं तो इस बात को मैंने विधायक से भी बात करने की बात कही है, और अभी चूँकि माननीय मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे, हम उनसे भी बात रखेंगे कि हमारे जो भी मितानिन हैं, इनको डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल के अधीन कर दें, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधीन कर दें, तो जिससे कि हम उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। कि ये पुलिस अधीक्षक कोंडागांव दिव्यांग पटेल के आदेश से एडिशनल एसपी राहुल शर्मा की अगुवाई में 3 दिवसीय जिला स्तरीय पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले से कुल 62 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मौके पर पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले मां दंतेश्वरी की प्रतिमा की पूजा की। पूजा के बाद सभी रेफरी, कोच और प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में युवा कबड्डी खिलाड़ियों ने पहली बार पुलिस अधीक्षक से मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की है और कोंडागांव जिले के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के बड़े आयोजन कराने के बारे में उनका आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें, 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ यहां पर हुआ और इस दौरान 25 से 28 मार्च तक ये प्रतियोगिता कराई जा रही थी। आपको बता दें कि इस दौरान 62 टीमों ने हिस्सा लिया है। 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों से जो है कबड्डी की टीमें हिस्सा लेने के लिए पहुंची। 25 से 28 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, कोंडागांव में करवाया जा रहा है। 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। पच्चीस से 28 मार्च तक इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, जिसके दौरान 62 टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया है। 62 टीमें अपने अपने राज्यों को प्रेजेंट करेंगी और अपने अपने जिलों को प्रेजेंट करेंगी। अलग अलग टीमें हैं ये, जो यहां पर अपने जिला स्तरीय तौर पर अपने जिलों को प्रेजेंट करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की कोशिश करेंगी। 3 दिन का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 25 से 28 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन होना है। शुभारंभ के मौके पर 62 टीमों ने हिस्सा लिया है। तो कोंडागांव में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 25 से 28 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 62 टीमों ने हिस्सा लिया है, जहां पर बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। 62 टीमों की तरफ से इस पूरी प्रतियोगिता में अपने दमखम को दिखाया जाएगा और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कबड्डी प्रतियोगिता में कौन सी टीम अपने
नाम जीत हासिल करती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रतियोगिता में जो 62 टीमें हिस्सा ले रही हैं, उसके तमाम छात्रों के चेहरों पर, तमाम खिलाड़ियों के चेहरों पर अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। छात्रों की तरफ से, छात्र जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो पूरी जी जान से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और तमाम तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोंडा गांव में जब इस शुभारंभ कार्यक्रम हुआ तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं, तो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें। अच्छा रिजल्ट हासिल कर छात्र खुश। कोरोना महामारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने के बाद डीएवी स्कूल ने अपना वार्षिक रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्थित डीएवी स्कूल में छात्रों ने अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर स्कूल का गौरव बढ़ाया। आपको बता दें कि छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन लेकिन परीक्षाएं ऑफलाइन हुई थी। उसके बावजूद भी छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से ये कहा गया है कि कोरोना महामारी के समय में स्कूल कॉलेज जो बंद हुए उससे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि छात्रों ने ऐसी स्थिति में भी अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंक लेकर वो सामने आए हैं, जिससे बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अक्सर जब भी इस तरीके की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे वैश्विक महामारी के दौरान स्कूल नहीं खुल पाए थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन बावजूद उसके बच्चों की तरफ से जब अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में किया गया तो उसके साथ स्कूल के साथ साथ माता पिता के साथ साथ बाकी जिले का भी नाम रोशन इन बच्चों ने किया है। क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित जहां व्यापार हुआ था तो वहीं शिक्षा भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। बच्चों को घर में बैठा दिया गया था, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी। एक तरफ जहां कोरोना का डर था तो वहीं ऑनलाइन क्लासेस थी वो ऑफलाइन क्लासेस की जगह नहीं ले पा रही थी। ऐसे में जब बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं और परीक्षा ऑफलाइन हुई तो सबको यही डर था कि परिणाम उस तरीके से सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस बात को परे रखते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे नंबर लेकर वो सामने आए हैं। तो दंतेवाड़ा से ये दिल खुश करने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूल बंद हुए, छात्रों की पढ़ाई जिस तरीके से इफेक्ट हुई थी, उससे डर ये था कि अब जब ऑफलाइन क्लासेस लगनी शुरू होंगी या ऑफलाइन पेपर होंगे तो ऐसे में बच्चे उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस लगने के दौरान बच्चों की तरफ से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी ने जहां लोगों को परेशान किया, वहीं बच्चों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है, उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत इफेक्ट डाला है। लोग जहां घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो बच्चों की जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन कराई जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई उस तरीके से इफेक्टिव नजर नहीं आ रही थी जैसे कि ऑफलाइन पढ़ाई होती है। बच्चे अक्सर घरों में रहकर अपने जो सीखा हुआ था उसे भी भूलते हुए जा रहे थे, और ऐसे में जब ऑनलाइन क्लासेस लगने के बाद ऑफलाइन परीक्षाएं हुई तो बच्चों से प्रदर्शन की ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन डीएवी स्कूल के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन करके अपना ही नहीं, अपने माँ बाप के साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन किया है। स्कूल की तरफ से जब रिजल्ट जारी किया गया तो प्रिंसिपल भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते नजर आए हैं। खबर दंतेवाड़ा से, जहां डीआरजी सुरक्षा बल की टीम में महिला और पुरुष बल दोनों आते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण बस्तर की एक टीम है डीआरजी जो कि ग्रामीणों को हर संभव मदद को पूरा करती है। वहीं महिला डीआरजी को दंतेश्वरी फाइटर का नाम भी दिया गया है। दक्षिण बस्तर की ये सुरक्षा बल की टीम क्षेत्र में सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के ग्रामवासियों की समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। इसी क्रम में आज दंतेवाड़ा डीआरजी की टीम अपने डेली रूटीन पर निकली थी, जहां टीम द्वारा एक लाचार महिला को देखा गया जिसका बच्चा भूख से बिलख रहा था। जिसके बाद डीआरजी की टीम ने जब इस महिला को देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और उसके सहयोग के लिए
उस महिला और उसके बच्चे को उनके गांव तक पहुंचाया। बाकी जरूरत का सामान भी महिला को उपलब्ध करवाया गया। तो टीम की तरफ से लाचार मां की मदद कर मानवता का प्रदर्शन यहां पर किया गया है। अक्सर ऐसी घटनाएं जो देखने को मिलती हैं जहां पर लोग परेशान हैं और कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, लेकिन टीम ने दंतेश्वरी फाइटर की जो टीम है उसकी तरफ से लाचार मां की मदद की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो डीआरजी सुरक्षा बल की टीम है, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। और ऐसे में जब उन्होंने एक महिला और उसके बिलखते हुए बच्चे को देखा तो उसकी मदद की। ना सिर्फ उन्हें घर तक पहुंचाया बल्कि जरूरत का सामान भी इस महिला को दिलाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे डीआरजी की ये टीम महिला की मदद करते हुए नजर आ रही है। फाइटर का नाम भी दिया गया है। आपको बता दें, लाचार मां की मदद कर इस टीम ने यहां पर मानवता का परिचय दिया है। अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जब लोग एक दूसरे की मदद करने से हटते हैं पीछे और एक दूसरे की मदद करने की बजाय वीडियो बनाने में ज्यादा लगे रहते हैं। लेकिन टीम दंतेश्वरी की तरफ से, दंतेश्वरी फाइटर जो टीम है उसकी तरफ से महिला को, लाचार महिला को अकेला ना छोड़कर उसकी मदद की गई, उसको घर पहुंचाया गया। और इतना ही नहीं, जरूरत के सामान से उसे जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाया गया है। एवं दंतेश्वरी फाइटर्स की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। गश्त के दौरान उन्होंने एक लाचार महिला को महुआ बिनते देखा, साथ ही उसका बच्चा भी आसपास में था जो भूख से बिलख रहा था। दंतेश्वरी फाइटर्स एवं डीआरजी की टीम ने मानवता का परिचय देते हुए एवं सुरक्षात्मक तरीकों को अपनाते हुए महिला का जल्द से जल्द महुआ बिनने में मदद किया। साथ ही कांवर पर महुआ को रखकर उसके घर तक भी छोड़ा। दंतेवाड़ा डीआरजी एवं दंतेश्वरी फाइटर्स हर प्रकार से ग्रामीणों का सहयोग करती है, उनकी हर तरीके से। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते राशन आपूर्ति में बाधा को लेकर अपनी मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है लोगों ने। शासकीय राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर शासकीय राशन विक्रेता पीडीएस संघ का कहना है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ग्राहकों को सही समय पर राशन देने में काफी समस्या होती है, जिससे ग्राहक आक्रोशित होकर दुकानदारों के साथ बदसलूकी करते हैं। वहीं राशन विक्रेता पीडीएस संघ का कहना है कि पहले जो सिस्टम था वो काफी बेहतर था। बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा जिले के शासकीय राशन विक्रेता पीडीएस संघ का है, जहां अपनी मांगों को लेकर राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें, शासकीय राशन विक्रेता पीडीएस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उसमें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया और साथ ही साथ ये मांग की गई है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से राशन आपूर्ति में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर यही परेशानी पहले का तरीका था उसमें देखी जाए तो उसमें नहीं होती थी और इसीलिए वो चाहते हैं कि पहले के तरीके से ही राशन का बंटवारा वो कर सके। लेकिन आपको बता दें कि जो प्रदर्शन किया गया है उसके साथ साथ ज्ञापन भी संघ की तरफ से सौंपा गया है और तमाम मसलों को लेकर इस ज्ञापन में मांग की गई है। आपको बता दें, कलेक्टर ऑफिस के सामने पहुंचे थे संघ के लोग और इनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि अक्सर क्या होता है कि जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो जो दुकानदार हैं उनको राशन देने में देरी हो जाती है, जिसके बाद ग्राहक उनसे बदसलूकी करते हैं और एक दो नहीं अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसकी वजह से जो राशन विक्रेता हैं वो काफी परेशान हैं। और राशन विक्रेता पीडीएस संघ की तरफ से अब कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर धरना प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। बेमेतरा में तहसीलदार की गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तहसीलदार की गाड़ी आगे से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक तहसीलदार का नाम सहसपुर लोहारा बताया गया है और आपको बता दें कि तहसीलदार सहसपुर लोहारा अपने सरकारी वाहन से न्यायिक कार्य के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने सरकारी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सरकारी वाहन का सामने का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली के तहत गांव गर्रा टोल नाका के पास का है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर और तहसीलदार की जान बाल बाल बची है, जिसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
तहसीलदार रुपेंद्र किंडो सासपुर लोहारा अपने शासकीय वाहन सुमो गोल्ड से चालक कमलचंद साहू के साथ हाई कोर्ट बिलासपुर जा रहे थे कि ग्राम बैजी के पास ट्रक क्रमांक C088 के 9571 के चालक वाहन को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक सामने से चलाते हुए आकर तहसीलदार साहब की गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करने से दोनों बाल बचे हैं। की प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 2। तो तहसीलदार की गाड़ी को टक्कर मार दी ट्रक ने और तहसीलदार की गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे में तहसीलदार और ड्राइवर दोनों की जान बाल बच गई। ट्रक ने गाड़ी को आगे से ठोक दिया। बाल इस पूरे हादसे में ड्राइवर और तहसीलदार बचे हैं, जिसके बाद तहसीलदार ने मामले की शिकायत दी है पुलिस थाने में। पुलिस थाने की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से कहा गया है कि वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरदार ये टक्कर थी, जिसमें गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे काफी नुकसान वहां पर गाड़ी को हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर और तहसीलदार दोनों अपनी जान बचा पाने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस ने अब मामले की शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।